Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar and we will today study about the different types of single phase induction motors. Good morning friends, आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स. ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पज़ या लो पर्पज़ यूज़ के लिए हमें सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमें सिंगल फेज मोटर ही चाहिए. फिर हमने देखा था कि सिंगल फेज मोटर को हम लोग किस तरह से सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं बाय मेथड ऑफ फेज स्प्लिटिंग, जहाँ पर हम लोग फेज को स्प्लिट कर रहे थे अलग अलग सर्किट पैरामीटर्स को देख के और हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ प्रोड्यूस कर रहे थे. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का सिंगल फेज मोटर्स होता है और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है. तो बेसिकली जो सिंगल फेज मोटर का क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन हाउ फेज स्प्लिटिंग इज डन. हम लोग वहां पर फेज स्प्लिटिंग किस तरह से कर रहे हैं इसके आधार पे आपका सिंगल फेज मोटर का क्लासिफिकेशन किया गया है. बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो भी सर्किट पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं: रेसिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव. हर एक एलिमेंट के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसका नेचर अलग अलग होता है. जैसे रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, इंडक्टर में लैग करेगा और कैपेसिटर में आपका लीड करता है. इन्हीं फेनोमेना का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल फेज सर्किट का जो दो अलग अलग आपका स्टेटर में दो अलग अलग कॉइल होता है उसका पैरामीटर्स में वेरिएशन करके हम लोग क्या करते हैं, फेज को स्प्लिट करते हैं. तो किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग किस एलिमेंट का इस्तेमाल करके बेसिकली हम लोग फेज स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इसी पे आधारित है आपका कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का. ठीक है, सो द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस हाउ द फेज स्प्लिटिंग इज डन. ओके, तो लेट्स सी इसके आधार पे बेसिकली आपका जो सिंगल फेज मोटर है ब्रॉडली आपको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहले है रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, उसके बाद होता है कैपेसिटर मोटर्स एंड थर्ड इज योर शेडेड पोल मोटर्स. ठीक है, शेडेड पोल मोटर्स. ये तीन तरह से बेसिकली आपका क्लासिफाई किया गया है: रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर मोटर्स एंड शेडेड पोल मोटर्स. ठीक है, इसके बाद जो कैपेसिटर मोटर्स है, ये जो कैपेसिटर मोटर्स है इसका क्लासिफिकेशन किया गया दो तरह से. सबसे पहला होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स. ठीक है, इसको हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन भी कहते हैं. और दूसरा होता है परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर. ठीक है, तो कैपेसिटर मोटर को बेसिकली दो तरह से डिफाइन किया गया: कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स. और दूसरा होता है परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर. अब जो परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर दैट इज पीएससी को हम लोग डिफाइन किए दो पार्ट में. सबसे पहला होता है सिंगल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर और दूसरा होता है डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर. ठीक है, डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर. तो बेसिकली ये सब सारा कैपेसिटर मोटर्स के पार्ट में भी आता है. तो बहुत सारे बुक्स में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो क्लासिफिकेशन हो तो तीन तरह से ही आपका किया जाता है: रेजिस्टेंस, कैपेसिटर मोटर, रेजिस्टेंस मोटर एंड द शेडेड पोल मोटर्स. नाउ लेट्स सी एक एक मोटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसमें फेज स्प्लिटिंग होता है और इसका मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या है. ठीक है, तो लेट्स सी. तो सबसे पहला जो आता है दैट इज योर रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर. ठीक है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर. ठीक है, अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मतलब यहां पर फेज का स्प्लिटिंग किसके वजह से हो रहा है, बाय यूजिंग रेजिस्टेंस. बट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसमें तो कोई फेज डिफरेंस आता ही नहीं है. तो फिर रेजिस्टेंस हम लोग फेज स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सी कि कैसे यहाँ पर हम लोग करते हैं. तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाने थे कि फेज स्प्लिटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेटर में आपको दो अलग अलग वाइंडिंग करना होगा, दो कॉइल्स. वन इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको हम लोग स्टार्टिंग कॉइल भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका मेन वाइंडिंग जिसको हम लोग रनिंग कॉइल भी कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी सिंगल फेज मोटर हो यहाँ पर आपका दो वाइंडिंग होगा ही. तो यहाँ पर भी सिमिलर है कि दो वाइंडिंग है. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आप उसका सर्किट डायग्राम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द मेन वाइंडिंग और ये आपका है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कंप्लीट ऑक्सिलरी वाइंडिंग है. तो यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा तो दो चीज देखने को मिलेगा. मेन वाइंडिंग आपका प्योरली इंडक्टिव है, दैट इज हाईली इंडक्टिव. यहाँ पर क्या है, टोटली कॉइल फॉर्म में है. जबकि जो आपका स्टार्टिंग कॉइल या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है अलोंग विद द कॉइल. दैट मीन्स
इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो कम है और रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन वाइंडिंग। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका रोटर है। रोटर बेसिकली आपका क्या होता है, केस टाइप रोटर होता है। जनरली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका केस टाइप रोटर होता है। स्लिप रिंग मोटर यूज नहीं करते हैं बिकॉज स्लिप रिंग आपका साइज बड़ा हो जाएगा, उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए नॉर्मली जहाँ पर भी सिंगल फेज मोटर यूज होता है वहाँ पर हम लोग केस टाइप रोटर ही, इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो एट स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे एक करंट आपका फ्लो करेगा आई। ठीक है, इस नोड पे जाने के बाद आपका करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, आई एम एंड आई ए। ठीक है, आई एम और आई ए दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो जो आई एम है, जो करंट इन द मेन वाइंडिंग होगा, सिर्फ ये हाईली इंडक्टिव कॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये नियरली 90 डिग्री लैग करेगा विद द वोल्टेज। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट है आई ए, ये भी लैग करेगा क्योंकि इसमें भी इंडक्टेंस है, बट यहाँ के इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है, कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए ये लैग करेगा लेकिन कम एंगल से लैग करेगा। ठीक है, तो आई ए और आई एम के बीच आपका एक फेज एंगल क्रिएट हो गया फाई। अब मान लेते हैं कि आई ए के चलते फ्लक्स फाई ए है और इसके चलते फ्लक्स है फाई एम। तो यू कैन सी कि जो सिंगल फेज सप्लाई है उसके चलते आपका दो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इट इज बिहेविंग लाइक अ टू फेज सप्लाई, यहाँ पर आपका टू फेज सप्लाई की तरह बिहेव कर रहा है। और तो इसके चलते क्या होगा, आपका आरएमएफ क्रिएट होगा और मोटर क्या होगा, आपका सेल्फ स्टार्टिंग बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका सिंगल फेज टू फेज में कन्वर्ट हो रहा है और मोटर आपका रन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ टू फेज सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जा रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, ये स्विच स्टार्टिंग में क्लोज होगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि जैसे ही स्टार्टिंग आपका हो गया, अगर हम इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखिए, अगर सिर्फ एक वाइंडिंग होता, अगर सिर्फ सिंगल वाइंडिंग होता तो टॉर्क क्या होता है, इनिशियली जीरो। ठीक है, सिर्फ एक मेन वाइंडिंग होता है, लेकिन सिंस स्टार्टिंग में मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया मतलब किसी डायरेक्शन बढ़ गया, तो आपका मोटर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद मोटर क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड गेन करेगा। स्पीड गेन करने के बाद एक समय आएगा जब मोटर का 70 to 80% जैसे ही स्पीड गेन कर जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विच है, ये जो स्विच है, इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ओपन करेंगे अब ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगा, सर्किट से आउट हो जाएगा। तो सारा करंट क्या होगा, मेन वाइंडिंग के थ्रू ही आपका फ्लो करेगा। सारा करंट क्या होगा, मेन वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करेगा। सो अब जो रनिंग होगा वो सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से ही होगा। इसीलिए जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑफ करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डिप आता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में, बिकॉज जैसे ही सिंगल फेज आपका सप्लाई प्रोवाइड होगा सिंगल वाइंडिंग में, आपका रिवर्स टॉर्क भी काम करना स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हल्का सा डिप आता है, बट सिंस मोटर में एक मोमेंटम बन चुका है, मोटर एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मोटर कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा अंटिल एंड अनलेस इट अचीव्स द सिंक्रोनस स्पीड, और मोटर आपका रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अगर गौर कीजिएगा यहाँ पर आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो नॉर्मल आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली जो आपका सिंगल इंडक्शन मोटर का वही होता है, सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग में ही टू फेज वाइंडिंग के चलते क्या हो रहा है, आपका स्टार्टिंग कॉइल स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है और मोटर आपका रन कर रहा है। मोटर का जो हम लोग, अगर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जब मोटर टू फेज में प्रॉपर्ली रन कर रहा है तो स्विचिंग करने का जरूरत क्या है, क्यों हम लोग एक वाइंडिंग को हटा देते हैं सर्किट से। इसका रीजन क्या है कि अगर हम लोग एक की जगह पे दो वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो आपका एनर्जी ज्यादा यूज होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा, और दूसरा क्या, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होता है, मोटर का एफिशिएंसी आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, पावर लॉस ज्यादा होता है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर लॉस हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार मोटर स्टार्ट हो जाता है उसका हम लोग को स्टार्टिंग कॉइल की जरूरत नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सर्किट से कट आउट कर देते हैं। आप इसको सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं जैसे हम लोग किसी भी मोटर में स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर में क्या करते हैं, इनिशियली रेजिस्टेंस देते हैं और जैसे ही मोटर आपका स्टार्ट हो गया, करंट आपका कंट्रोल हो गया, हम लोग स्टार्टर को हटा देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होता है, स्टार्टर की तरह काम करता है, मोटर को स्टार्ट कर देता है और फिर टू रिड्यूस द पावर लॉस हम लोग क्या करते हैं, सर्किट से हटा देते हैं। स्विचिंग स्पीड को हमेशा 70 to 80% पे ही रखना चाहिए, क्योंकि तब तक मशीन इतना मोमेंटम क्रिएट कर सकता है कि जो रिवर्स टॉर्क जनरेट होगा उसको ये क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। अगर उससे पहले अगर आप स्विचिंग कर देते हैं या स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हो सकता है इतना मोमेंटम ना हो जो कि रिवर्स टॉर्क को काउंटर कर सके और मोटर क्या होगा, आपका स्टॉप कर जाएगा। इसीलिए स्विचिंग स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जनरली स्विचिंग
को करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो कि रोटर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। ठीक है, तो इस स्विच के साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट होता है और स्प्रिंग फोर्स आपका जो रोटर का जो स्पीड होगा 70 to 80% जब स्पीड होगा उस समय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसके बराबर होता है। तो जैसे ही रोटर आपका 80% स्पीड को क्रॉस करेगा तभी ये स्विच ओपन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके वजह से क्या होता है, मोटर को ऑटोमेटिकली आप स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, मोटर को ऑटोमेटिकली आप स्विचिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब एडवांटेज क्या है, यहाँ पर हम सिंगल फेज सप्लाई देके मोटर को स्टार्टिंग बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल रेजिस्टेंस को देके क्या कर रहे हैं, हम लोग मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना रहे हैं, इसलिए कॉस्टिंग भी इसका कम है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भले ही यहाँ पर टू फेज सप्लाई आपका बन रहा है, लेकिन मोटर स्टार्ट भी आपका इंडक्शन पे ही हो रहा है, इंडक्टेंस पे हो रहा है, और रन भी इंडक्टेंस पे ही हो रहा है। अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक याद होगा तो देखिए, स्टार्टिंग कॉइल या ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लैग कर रहा है और मेन वाइंडिंग का करंट भी आपका लैग कर रहा है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, लैगिंग ही होगा। दैट मीन्स मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो लैगिंग इन नेचर होगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ठीक है, और रनिंग तो प्योरली इंडक्टेंस पे हो रहा है, इसीलिए इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी पोर होता है और रनिंग टॉर्क भी पोर होता है। इस वजह से इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं। इट इज यूज फॉर नॉर्मल या स्मॉल लोड्स, जहां पर भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है वहां पर आप इस मोटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, लॉन्ग रनिंग कंडीशन में भी ड्यू टू लो पावर फैक्टर, आपका रनिंग पावर फैक्टर लो होने की वजह से भी इसका रनिंग जो एफिशिएंसी होता है वो भी बहुत ही पुअर होता है। तीसरा चीज क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से फेस एंगल तो क्रिएट होता है, लेकिन ये फेस एंगल बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए इस मोटर का स्टार्टिंग या रनिंग उतना प्रॉपर नहीं होता, उतना हाई स्पीड नहीं होता है। दैट्स वाई ये मोटर हम लोग उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसएडवांटेजेस वी डू नॉट यूज द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं। बिकॉज क्योंकि रेजिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर सबसे पहला मोटर था सिंगल फेज मोटर का जिसका आपका डिजाइन किया गया था, और इसी मोटर पे बेस्ड बाकी सारे मोटर्स आपका डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर कैसे काम करता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इस टॉपिक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे किया गया है। तो इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेज स्प्लिटिंग, किस तरह से हम लोग फेज स्प्लिट को करते हैं उसके आधार पर। कितनी तरह का इंडक्शन मोटर होता है, 3 तरह का होता है सिंगल फेज, बेसिकली रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्प्लिट फेज एंड शेडेड पोल। ठीक है, शेडेड आपका कैपेसिटर मोटर्स का 2 पार्ट होता है, आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर। फिर पीएससी मोटर का आपका 2 पार्ट होता है, सिंगल वैल्यूड एंड डबल वैल्यूड। ठीक है, उसका बाद आता है कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि सेल्फ स्टार्टिंग होता है मोटर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्टार्टिंग टॉर्क भी पुअर है, रनिंग टॉर्क भी पुअर है, आपका ये लैगिंग या इंडक्टेंस पे रन करता है, इंडक्टेंस पे स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दिस वाज योर रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपने दूसरे का शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। ओके, आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम लोग इस टॉपिक को और नेक्स्ट क्लास में और कैरी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।